नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सभी टॉपिक कवर होंगे। इसमें किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन अंदर वीडियो में आपके लिए रखे गए हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया का पहला AICT किसको बनाया जा रहा है उसकी बात होगी। साथ साथ CISF में पहली बार वुमेन चीफ नियुक्त हुई हैं, कौन हुई हैं, क्या नाम है इनका, बात करेंगे। और साथ साथ भारत की एक नेबर कंट्री है जिसने अपने यहाँ पर बैन कर दिया है नए साल का सेलिब्रेशन। कौन सी कंट्री थी? हो सकता है वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। और चीफ मिनिस्टर मोहन यादव कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 25 दिसंबर को तबला डे के रूप में अनाउंस किया है, याद रखेंगे। और इसकी बात भी करेंगे। साथ साथ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन रहे हैं दुनिया में, भारत की क्या रैंक रही है, सभी बात होगी। और संगीता कलानिधि अवार्ड किसको मिला है इसकी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट डेज़ की तो हम लास्ट में बात करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कंटेंट बेहतर लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला AICT मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किसको बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है उसको बनाया जा रहा है। इसको सिटी ऑफ नवाब के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते होंगे कि नोएडा के तर्ज पर नोएडा IT हब है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है। उत्तर प्रदेश के सभी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ उनमें। वैसे तो गुड़गांव भी है, बेंगलुरु भी है, हैदराबाद भी है पूरे भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नोएडा है। नोएडा के बाद अब लखनऊ को नोएडा के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है IT सिटी, क्योंकि IT की जो ग्रोथ हुई है कोरोना वायरस के जो टाइम पीरियड में बहुत ही मतलब बिल्कुल पीक लेवल पर ये पहुंचा है। और लगातार इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सिटी लखनऊ को अपना एक IT हब बनाना चाहता है। और इसी के साथ साथ ये इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भी बना रहा है, जो कि भारत की पूरे भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी ये होगा। ध्यान रखिएगा, IT सिटी तो बहुत सारी है, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी पहली लखनऊ बनने वाली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन है इसलिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो इसके बारे में आसानी से समझ भी गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ जिनको नहीं समझ आया होगा उनको समझ आया होगा कि वैसे मैं आपको बता दूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये 5th जनरेशन के आपने अगर कंप्यूटर्स पढ़े हों तो उस लेवल का एक टेक्नोलॉजी को ले जाने वाला सिस्टम है। और इसको लखनऊ में बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वारका दर्शन अब एक स्टेट कराएगा किसके माध्यम से? सबमराइन 300 फीट सबमराइन के माध्यम से 300 फीट नीचे सी से कराएगा ये दर्शन। और ये राज्य होगा गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम सबमराइन के माध्यम से जो भी श्रद्धालु होंगे उनको द्वारका दर्शन कराएंगे और 300 फीट बिलो सी के अंदर जाकर इनको दर्शन कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उसने यहाँ पर साइन अप किया है। साथ साथ भारत सरकार ने भी यहाँ पर इनके इस साइन अप को अप्रूवल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुजरात सरकार सबमराइन के माध्यम से श्रद्धालुओं को द्वारका दर्शन कराएगी समुद्र के नीचे 300 फीट नीचे से। ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अयोध्या रेलवे जंक्शन जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम चेंज किया है। अप्रूवल बाद में होम मिनिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने
यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन इसका नाम रखने की अनाउंसमेंट की है। अलग अलग जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर ये बताया गया। तो क्या अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखने की उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर डिमांड की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैसे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ नाम चेंज कर रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मुख्यतः उनमें से आपने अयोध्या वाला तो पढ़ लिया। दूसरा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ 2022 में। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कई एग्जामों में पूछा गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ अयोध्या कैंट 2021 में। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2018 में किया गया। मुगल सराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखा गया 2019 में। और फैजाबाद का नाम अयोध्या करा गया 2018 में। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, ये भी 2018 है, गलती से 2028 हो गया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया है 2023 में। तो उत्तर प्रदेश ने इतने नाम चेंज करने की रिकमेंडेशन और चेंज किए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया की पहली हिमालयन एयर सफारी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इंडिया की पहली हिमालयन एयर सफारी ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से जो भी एयर सफारी मतलब यहाँ पर एक साइकोप्टर एडवेंचर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उत्तराखंड को। जैसे कि अगर एक छोटा सा एक आपके पास हवाई जहाज़ होगा, इस प्रकार सा आप देख पा रहे होंगे, और ये आपको दर्शन कराएगा पूरे हिमालय के। मतलब ये पहली बार ऐसा उत्तराखंड ने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिससे कि लोग टूरिज्म का मज़ा इसके माध्यम से ले पाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, वो सब लोग भी हिमालयन के दर्शन कर पाएंगे। ये यहाँ पर टारगेट उत्तराखंड की सरकार ने रखा है। अगला क्वेश्चन, 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम आपको पता है कहाँ हो रहा है? बिल्कुल, तमिलनाडु, चेन्नई और भी दूसरी सिटीज़ में इसे कराया जा रहा है। त्रिची, चेन्नई, मदुरई, अन्य सिटीज़ में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो तमिलनाडु में होगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम कब से शुरू हुआ? 2018 से शुरू हुआ था। और यहाँ पर पहली बार एक गेम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसका नाम है स्क्वैश, इसलिए चर्चाओं में रहा। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वैश जो कि पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में होने वाला है। तमिलनाडु में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत का कौन सा नेबर कंट्री है जिसने नए साल के सेलिब्रेशन को ही यहाँ बैन कर दिया? ये कौन है? ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको इस समय पर लीड कर रहे हैं उनके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनवर हल कक्कर। कौन? अनवर हल कक्कर, हक कक्कर। और इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि अब हम नए साल का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे और ये बैन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। आपको पता है लगातार दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध चलता रहता है, और कभी इजराइल फोर्सेस यहाँ पर अपना वायलेशन करती हैं, कभी हमास की तरफ से यहाँ वायलेशन होता है। तो इजराइल की फोर्सेस ने जो पैलेस्टीनियन 21,000 पैलेस्टीनियन जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, उनको वहाँ पर मारा था, उसको यहाँ पर दिखाते हुए, उसका विरोध दर्ज करते हुए यहाँ पर नए साल का सेलिब्रेशन यहाँ पर पाकिस्तान ने रखा है। और यूएई ने भी यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, कि हम इस साल नए साल का सेलिब्रेशन अपनी कंट्री में नहीं करेंगे। उसी को सपोर्ट करते हुए भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, गाजा स्ट्रिप में जो भी मैस्कैर्स हुआ था, जो भी वहाँ पर हत्याएं हुई थी, उनको यहाँ पर उनके अपोज में यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई। पाकिस्तान जिसके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया अनवरुल हक कक्कर हैं, और आरिफ अली प्रेसिडेंट हैं। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। भारत के साथ ये 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा टच करता है। ऊपर लद्दाख, जम्मू, और फिर उसके बाद नीचे राज्यों की बात करें तो पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात, इनके साथ सीमा टच होती है। राजस्थान सबसे लंबी सीमा इस समय पर पाकिस्तान के साथ टच करता है, सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के कंपेयर में।
अगला क्वेश्चन, पहली वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की पहली वुमेन चीफ मतलब पहली वुमेन DG कौन बनी है, डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, नीना सिंह पहली CISF की फीमेल यहाँ पर DG बनाई गई हैं, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। CISF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है। इसको 1969 में फाउंड किया गया था। नीना सिंह इस समय पर DG होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसके सारे अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी एक्शंस वगैरह होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें CAPF मतलब कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, तो इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB, असम राइफल्स, NSG, CRPF, CISF, ये सभी के सभी यहाँ पर CAPF के अंतर्गत काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कौन नियुक्त हुए हैं? तो CRPF में जो नए DG हैं वो हैं अनीश दयाल सिंह। कौन? अनीश दयाल सिंह। इससे पहले ये कहाँ थे? तो इससे पहले ये ITBP में थे, लेकिन CRPF का पद संभाल रहे SL थाउसेन ये रिटायर कर गए। उसके बाद अनीश दयाल सिंह को ही इनका एडिशनल चार्ज दिया गया, लेकिन अब ITBP से हटाकर इनको CRPF का DG बना दिया गया है। और अगर CRPF की बात करें तो 1939 में इसे फाउंड किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक, अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, DG ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को। किसको? राहुल रसगोत्रा को DG बनाया गया है ITBP का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है। ITBP को 1962 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राहुल रसगोत्रा को और नीना सिंह इस तरह आपको दिख रही होंगी। अगला क्वेश्चन, नेशनल प्रेसिडेंट JDU जनता दल पार्टी के कौन बने हैं? अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि नीतीश कुमार की जो चेहरे वाली पार्टी है उसके इस समय पर जो प्रेसिडेंट थे वो लल्लन सिंह थे। लल्लन सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। उनका वैसे नाम है राजीव रंजन सिंह। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है, उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट का पद अपनी पार्टी का संभाल लिया है। तो ध्यान रखिएगा, नए जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए? नीतीश कुमार। लल्लन सिंह जो कि रंजन सिंह के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नए बने हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव। उनके द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में अनाउंस कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर में ही तबला समारोह हुआ। वहाँ पर लगभग 1500 जो तबला वादक थे उन्होंने वहाँ पर एक साथ ताल बिठाया। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 25 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है तबला डे के रूप में। और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उसी अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी के समय पर ही ये तानसेन महोत्सव था, तबला महोत्सव वहाँ पर एक तरीके से बन गया, क्योंकि वहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। ग्वालियर में ऑर्गेनाइज हुआ। ग्वालियर अभी रिसेंटली में यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक भी अनाउंस की गई है। ठीक, आगे बात करें, थर्ड सिटी हो गई अब जो कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अनाउंस की जा चुकी है ग्वालियर। इससे पहले चेन्नई और वाराणसी ये सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अनाउंस थी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तानसेन सम्मान 2023 जो कि 2023 में दिया जा रहा है 99 नंबर का होगा, ये किसको मिलेगा? तो पंडित गणपति भट्ट को यहाँ पर तानसेन सम्मान 2022 का 2023 में मिल रहा है। इसमें 5 लाख रुपए, एक शॉल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है। क्यों मिलता है ये? क्योंकि जो क्लासिकल म्यूज़िक है ना उसको भारत और दुनिया में प्रचलित करने में जिसका बेहतर योगदान होता है उसको तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर देती है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंडित गणपति भट्ट को, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को दुनिया में इन्होंने नाम दिखाया, नाम पहचान दिलाई,
पहचान को आगे बढ़ाने में मदद की, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तानसेन सम्मान, ध्यान रखिएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर इनको देने की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लैंड मैपिंग, मतलब जो लैंड है उसकी मैपिंग करेगा और क्राइम कंट्रोल करेगा और एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट करेगा ड्रोन की मदद लेकर, यह अनाउंसमेंट की है। मतलब लैंड मैपिंग मतलब एक लैंड है वो किसके नाम पर है, दूसरी लैंड है किसके नाम पर, ये लैंड मैपिंग हो गई। दूसरा, क्राइम कंट्रोल भी ये ड्रोन के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। और एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं फार्मर्स को पैर के, हाथ के, क्योंकि पानी में वो रहते हैं, छिड़काव जब वो दवाइयों का करते हैं उस समय पर उनके इन्फेक्शन हो जाता है, तो ड्रोन के माध्यम से सारे काम होंगे। और ये अनाउंसमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने की है कि हम जो दृश्य, कौन सी दृश्य, एक उनकी स्कीम है, उसके माध्यम से हम ड्रोन्स को प्रमोट करेंगे अपने यहाँ पर, जिससे कि लैंड मैपिंग, क्राइम कंट्रोल और एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट अपने राज्य में किया जा सके। दृश्य की बात करें तो ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जनरल डोंग जुन, कौन, जनरल डोंग जुन, जो कि डिफेंस मिनिस्टर चाइना के नियुक्त हुए हैं। बस इतना नाम आप ध्यान रखिएगा, किसकी जगह लेंगे, ली सांगफू की जगह ये लेने वाले हैं। ठीक, चाइना भारत के साथ ना बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का नेबर कंट्री है और भारत के नेबर कंट्री के साथ साथ ये टोटल 5, एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है। इसीलिए भारत को इनके देश में जो भी होता है ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। अब डिफेंस मिनिस्टर ये बने हैं, ध्यान रखिएगा। इस समय पर प्रेसिडेंट कौन है, तो सब जानते हैं शी जिनपिंग इस समय पर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर अप्रैल से नवंबर 2023 में कौन बना है, तो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कोई और नहीं, चाइना बना है। लेकिन अगर भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत की पोजीशन है सेकंड, तीसरे रैंक पर जापान रहा और उसके बाद यूएसए, फिर साउथ कोरिया। लेकिन भारत लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर की रैंकिंग में दूसरे पायदान पर रहा, पहले पर चाइना रहा। ध्यान रखिएगा, चाइना का अंतर काफ़ी ज़्यादा है भारत के प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट कौन सी है, एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट जिसका नाम एक्सपोसैट रखा गया है। ये भारत की जो इसरो के द्वारा पहली लॉन्च की जा रही एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट है। इसको सतीश धवन से लॉन्च कर दिया गया है 1 जनवरी को PSLV रॉकेट का यूज़ करके। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट है जिसको 1 जनवरी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम एक्सपोसैट है। क्या है, एक्सपोसैट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें, नासा ऑलरेडी एक्सरे जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर चुका है। अगला क्वेश्चन, इंडिया 5 साल में, अगले 5 साल में कितने जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए को इकट्ठा करने के लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, तो टोटल 50। जियो का मतलब ज़मीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए भारत टोटल 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा अगले 5 साल में। ये भारत का टारगेट है, ध्यान रखिएगा। इससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है भारत के पास नहीं है वो ये सैटेलाइट दे पाएंगी। इससे सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में भी मदद मिलेगी और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी बेहतर करने में भारत को मदद मिलेगी। इसरो की बात करें तो एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेनमार्क जिन्होंने 52 साल 52 ईयर राज करने के बाद अब उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता को छोड़ दिया है और इनका नाम है क्वीन मार्गरेथे सेकंड। चर्चाओं में रही इसलिए याद रखिएगा, क्वीन मार्गरेथे सेकंड डेनमार्क की क्वीन रही। 52 साल बाद इन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ दिया और अब क्वीन को यहाँ पर कोई दूसरी क्वीन यहाँ पर अब रिप्रेजेंट डेनमार्क को नहीं करेगी। तो डेनमार्क की बात करें तो कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है, करेंसी डेनिश क्रोन है, प्राइम मिनिस्टर मेट्टे फेडरिक्सन है और इसके जो पॉपुलेशन है 5.9 मिलियन है। अगला क्वेश्चन,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, आपको पता है अफगानिस्तान में इस समय पर तालिबान का शासन चल रहा है। तालिबान के शासन को वहाँ पर कई लोग सही बोल रहे होंगे, कई लोग खराब, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना पीस और एनवॉय फॉर पीस अफगानिस्तान के लिए नियुक्त किया है, जिनका नाम है हामिद करजई। कौन? हामिद करजई। ये अफगान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इनको यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कि वो स्पेशल एनवॉय के रूप में, एक शांति दूत के रूप में अफगानिस्तान में अब काम करेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें अब नेशनल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इस समय पर भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है और ना ही परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से देश इस समय पर परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला क्वेश्चन, नए मैनेजिंग डायरेक्टर स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया की कौन बनी है? ये गीतिका मेहता है। कौन है? गीतिका मेहता। ध्यान रखिएगा, नाम सिर्फ आप याद रख लीजिएगा। गीतिका मेहता निविया इंडिया की अब नई हेड बनी है इंडिया में। अगला क्वेश्चन, यूपी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा पहली सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स के लिए यहाँ पर खोला गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संविद गुरुकुलम। क्या? संविद गुरुकुलम। याद रखिएगा, संविद गुरुकुलम जो कि वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है लड़कियों के लिए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, 2019 से काम चल रहा था। अगला क्वेश्चन, डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? फायर सर्विस, सिविल सर्विस और होम गार्ड के। कौन? फायर सर्विस, सिविल सर्विस और होम गार्ड के डीजी, डायरेक्टर जनरल, ये विवेक श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, विवेक श्रीवास्तव फायर सर्विस, सिविल डिफेंसेस और होम गार्ड के यहाँ पर डीजी नियुक्त हुए हैं। ठीक, आगे बात करें, संगीता कलानिधि अवार्ड किसको यहाँ पर मिला है? तो संगीता कलानिधि अवार्ड बॉम्बे जयश्री को यहाँ पर मिला है। ये कार्नेटिक म्यूजिक में इनके कंट्रीब्यूशन, इनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिला है बॉम्बे जयश्री। ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। इनको पद्मश्री अवार्ड भी इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिला था। ठीक, जयश्री, बॉम्बे जयश्री। अगला क्वेश्चन, प्लेयर वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में ऑर्गेनाइज कराई गई। समरकंद में जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई उसे 5वीं बार यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं उन्होंने जीत ली। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में जो ये जो वर्ल्ड रैपिड जो चेस चैंपियनशिप हुई है उसको यहाँ पर जीत लिया गया मैग्नस कार्लसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडिया की जो प्लेयर है कोनेरू हम्पी, इनके द्वारा भी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वुमेन्स कैटेगरी में जीता गया। इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड किसने प्राप्त किया? तो रशिया की अनास्टेसिया बोडनारुक हैं, इनके द्वारा गोल्ड मेडल। भारत की कोनेरू हम्पी के द्वारा सिल्वर मेडल। चाइना की ली तिंगजी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया है। फिडे की बात करें तो फिडे चेस को कंट्रोल करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में और इसके प्रेसिडेंट आर्केडी वोरकोविच हैं। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, ये कोनेरू हम्पी है, भारत की प्लेयर। अगला क्वेश्चन, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल को किसने जीता? भारत की प्लेयर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह के द्वारा यहाँ पर अंडर 19 टाइटल जो जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल स्कॉटिश का हुआ था वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की। और अगर बॉयज़ में बात करें तो अंडर 15 में भारत के सुभाष चौधरी के द्वारा यहाँ पर मेडल जीता गया। ठीक, यहाँ पर अनाहत सिंह को आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की कहाँ पर हुई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज की दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। दिसंबर में ये ऑर्गेनाइज हुई है, दिसंबर के लास्ट वीक में।
अगला क्वेश्चन, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बॉलीवुड एक्टर है बस। अगला क्वेश्चन, 6th अरब रशियन कॉपरेशन फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है मोरक्को में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि ईरान, यहाँ पर चैलेंज किया गया है, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है ईरान पर कि जो इन्होंने डिस्प्यूटेड आइलैंड चल रहे हैं उससे रिलेटेड, इसीलिए ये चर्चाओं में रहा है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? मोरक्को में। मोरक्को की कैपिटल है रबात और किंग है यहाँ के मोहम्मद 6 अजीज अखनौच यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी यहाँ की दिरहम है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिया के नए हाई कमिश्नर श्रीलंका में कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है संतोष झा। कौन? संतोष झा। श्रीलंका, श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे यहाँ की कैपिटल, रानिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावरदेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पार्टनर आईसीसी क्रिकेट काउंसिल का, जो कि दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके ग्लोबल पार्टनर कौन बने हैं? तो कोका कोला ब्रेवरेज यहाँ पर इसकी ग्लोबल पार्टनर बनी है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के बारे में जल्दी से रिवाइज कर ले तो 1909 में इसे फाउंड किया गया। इनिशियली में इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में था। 2005 के बाद अब तक इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। मेंबर इसके 108, इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ग्रेग बार्कले यहाँ के चेयरमैन और इमरान ख्वाजा यहाँ के वाइस चेयरमैन। जियोफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इंडियन का अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में। तो पहले इंडियन जिनको अपॉइंट किया गया, इनका नाम है वीता दानी। कौन? वीता दानी। इनको गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात करें ITTF की तो इसको 2018 में फाउंड किया गया और इसके इस समय पर फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पेट्रा सोरलिंग। ठीक, आगे बात करें। नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि बस रूट पर ही कार्गो को यहाँ पर ले जाया जाएगा और ये कर्नाटका के द्वारा, कर्नाटका की जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है स्टेट लेवल की, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नम्मा कार्गो बस रूट पर ही अब ट्रक चलेंगे जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। लार्जेस्ट तबला का जो एक साथ बैठे थे तबला वादक, उन्होंने 1500 तबला परफॉर्मर ने एक साथ तबला बजाया। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और ग्वालियर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन बना यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्साइल्स में? तो ये बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, इसको यूनेस्को की 2023 प्रिक्स वर्साइल्स में वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यहाँ पर बताया गया। ठीक, आगे बात करें। ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्रिकेटर है डेविड वार्नर? ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर में से एक है। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नाम याद रखिएगा, डेविड वार्नर। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। लुइस ब्रेल के द्वारा इस पद्धति को डेवलप किया गया। जिनको कम दिखाई देता है वो लोग भी इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि क्या पेपर में लिखा हुआ है, जिससे कि उनको पढ़ाई से रिलेटेड जो सिस्टम है वो तैयार करके लुइस ब्रेल ने दिया। इसीलिए उनके जन्म एनिवर्सरी पर वर्ल्ड ब्रेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जनवरी को। 2019 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।